हेलो दोस्तों, लेखपाल रिवीजन सीरीज में आप सबका स्वागत है। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, आप लोगों की धड़कनें भी उसी अनुपात में बढ़ रही होंगी। तो दोस्तों, परीक्षा मंथन ऑनलाइन एकेडमी आपके लिए लेखपाल रिवीजन सीरीज लेकर आया है। तो आप अपनी तैयारी को इसके सहयोग से मुकम्मल रूप दे सकते हैं। आप सारी कक्षाओं को देख सकते हैं, जिसमें आप सामान्य अध्ययन या जीएस के अंतर्गत इतिहास और भूगोल की कक्षाएं आप पढ़े हैं। वही सामान्य हिंदी के अंतर्गत अब समाप्ति की ओर है आपकी हिंदी। तो आज हम पढ़ेंगे लिंग और हम देखेंगे इससे संबंधित प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि लिंग निर्धारण किया कैसे जाता है। प्राकृतिक रूप से हम बात नहीं कर रहे हैं, व्याकरण के अनुसार हम बात कर रहे हैं कि लिंग निर्धारण हम कैसे करेंगे यदि पूछ दिया जाए कि यह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, जैसे कि बहुधा ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी पर बात करेंगे। तो हम सीधे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिंग निर्णय के नियम को सबसे पहले समझते हैं। तो इससे पहले दोस्तों हम यह देख लेते हैं कि आखिर लिंग कहते किसे हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक रूप से यदि हम देखें तो प्राकृतिक रूप से ईश्वर ने नर और मादा के रूप में हमें बनाया है। तो जो नर है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं और जो मादा है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ लिंग का अर्थ है जाति विशेष, यानी हम प्राकृतिक रूप से किस जाति के अंतर्गत हैं, हमारा जो जैविक स्वरूप है वह किस रूप में है। तो दोस्तों, हम इसके अंतर्गत यही देखते हैं। लिंग का सामान्य अर्थ हुआ नैसर्गिक विभाजन कि हम किस जाति या किस वर्ग से हम आते हैं। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं सामान्य रूप से दो ही लिंग है। हिंदी में हम पढ़ेंगे तो दो लिंग की बात करते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जबकि संस्कृत में एक तीसरा लिंग भी है जिसे हम उभय लिंग कहते हैं। तो दोस्तों, हिंदी हमें पढ़ना है लेखपाल सीरीज के अंतर्गत और हिंदी से ही हमें पूछा जाएगा, इसलिए हमें यहाँ उभय लिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिंग निर्णय के नियम को, सामान्य नियम को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के भेद कैसे हैं और क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया कैसे जाता है शब्दों को। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला नियम है मनुष्य और बड़े जीवों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान सरल है। इसमें स्पष्ट अलगाव दिखता है। जैसे बड़े जो जीवधारी है, जैसे हम मानव हैं, तो हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की स्पष्ट पहचान दिखाई देती है कि यह किस जाति की है, नैसर्गिक इसकी जाति क्या है, यह स्त्री या मादा वर्ग में है या फिर यह नर वर्ग में है। तो दोस्तों, हम देखते हैं यदि मामी हो, अगर स्त्री रूप में अगर हमारे रिश्ते में अगर वह मामी लगती हो तो उन्हें हम मामी कहते हैं, उनके पति को हम मामा कहते हैं। तो यहाँ स्पष्ट विभाजन हमें दिख रहा है, मामा मामी में हम भेद कर सकते हैं। ऐसे ही हम देखें तो पिता और माता के बीच हम भेद कर सकते हैं। तो पिता और माता के बीच स्पष्ट हमें लैंगिक विभाजन दिखाई देता है, मामा मामी के बीच विभाजन दिखाई देता है। ऐसे ही हम विभाजन देखें तो ऊंट और ऊँटनी के बीच भी हमें विभाजन दिखाई देता है। लड़का और लड़की के बीच भी हमें स्पष्ट विभाजन दिखाई देता है। यानी ये जो शब्द है लड़का और लड़की, अगर शब्द पूछा जाए तो यहाँ हम देख सकते हैं केवल क्योंकि यह बड़े जीव हैं और यहाँ स्पष्ट लैंगिक विभाजन या स्पष्ट अलगाव दिख रहा है, तो इस आधार पर हम लिंग निर्णय के नियम को फॉलो करते हैं। दूसरा है बहुत से जीव जिनमें लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कठिन है, उन्हें या तो पुल्लिंग मान लिया गया है या स्त्रीलिंग। बहुत ऐसे जीवधारी हैं जिनमें हम लैंगिक विभाजन नहीं कर पाते हैं या सामान्य रूप से हम नहीं कर पाएंगे, तो इन्हें सामान्य रूप से हम स्त्रीलिंग मान लेते हैं या फिर हम उन्हें पुल्लिंग मान लेते हैं। तो फिर हम सामान्य रूप से अगर हम इन्हें स्त्रीलिंग मान ले या फिर पुल्लिंग मान ले, तो फिर हम इसमें अगर पुल्लिंग मान लिए हैं तो स्त्रीलिंग कैसे डिफाइन करेंगे, स्त्रीलिंग अगर उस शब्द को मान लिए हैं तो पुल्लिंग कैसे डिफाइन करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे शब्दों में नर अथवा मादा शब्द विपरीत लिंगी के लिए जोड़ते हैं। यदि हमने पुल्लिंग मान लिया है तो मादा शब्द जोड़ेंगे, और अगर हमने उस शब्द को स्त्रीलिंग मान लिया है तो हम वहाँ नर शब्द जोड़ेंगे। जैसे पुल्लिंग शब्द है, अगर चीता कोई कहता है तो चीता पुल्लिंग शब्द है। अब चीता का स्त्रीलिंग नहीं होता है दोस्तों, तो अब हम चीता कि मादा स्वरूप को दिखाने के लिए, स्त्रीलिंग स्वरूप को दर्शाने के लिए हम मादा चीता का उल्लेख करते हैं, यानी मादा चीता है।
यानी चीती हम उसे नहीं कह देते हैं, यहाँ हम मादा चीता कहते हैं। भालू अगर कहा जाए तो भालू पुल्लिंग है, अगर उसके मादा स्वरूप की बात की जाए या उसके अगर स्त्रीलिंग की बात की जाए भालू के, तो हम भालूनी नहीं कहते हैं, हम कहेंगे मादा भालू है ये। गिरगिट की बात करें तो गिरगिट पुल्लिंग है, तो हम सीधे कहते हैं मादा गिरगिट। यानी हम देखते हैं कि अगर ऐसे शब्द अगर हम पुल्लिंग स्वीकार कर लिए हैं तो उनके दूसरे स्वरूप यानी विपरीत लिंगी के लिए हम मादा शब्द जोड़ते हैं। अब हम आते हैं स्त्रीलिंग शब्द के लिए, तो फिर हम उनके पुल्लिंग कैसे कहेंगे? तो गौरैया जो शब्द है यह स्त्रीलिंग शब्द है। अगर उसमें अगर विपरीत लिंगी की बात की जाए यानी गौरैया शब्द के पुल्लिंग की बात की जाए तो हम कहते हैं नर गौरैया है। यह गौरैया को या गौरव या कुछ और शब्द न कह के नर गौरैया कहते हैं। यह मक्खी है तो उसको हम पुल्लिंग बनाने के लिए मक्खी जो है यह स्त्रीलिंग शब्द है। मक्खी को पुल्लिंग बनाने के लिए हम मक्खा नहीं कह देते हैं, हम कहते हैं यह नर मक्खी है। मछली को यह नर मछली है, मछला हम नहीं कर देते हैं। तो दोस्तों लोमड़ी है यह स्त्रीलिंग शब्द है, हम इन्हें क्या कहते हैं? यह नर लोमड़ी है, यह नर मछली है, यह नर मक्खी है या यह नर गौरैया है। तो इस तरह से ऐसे जिसे हम विभाजित नहीं कर पाए हैं या हम परंपरा से उन्हें मान लिए हैं कि यह पुल्लिंग है यह स्त्रीलिंग है, तो हम उसी परंपरा को फॉलो करते हैं, उसी परंपरा का अनुसरण करते हैं और उसके विपरीत लिंगी को दर्शाने के लिए उसके आगे नर या मादा शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करें तीसरा नियम क्या है, तो द्विंद समास। जैसे आप जानते हैं माता पिता सुख दुख के द्विंद समास ही हैं। तो द्विंद समास दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग समास पढ़ चुके हैं हिंदी के, तो आप पिछला एपिसोड देख सकते हैं, आप समास को पढ़ सकते हैं वहां जाकर। तो द्वंद्व समास की प्राणिवाचक संज्ञा पुल्लिंग और अप्राणिवाचक संज्ञा अंतिम संज्ञा के अनुसार पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग होती है। यहाँ यह कहा जा रहा है कि यदि ध्यान दीजिएगा द्वंद्व समास है और प्राणिवाचक यदि संज्ञा है, ध्यान दीजिएगा प्राणिवाचक यदि संज्ञा है यानी सजीव की बात कही जा रही है तो वह शब्द पुल्लिंग होगा। जैसे यदि हम माता पिता कहें तो माता पिता दोनों शब्द पुल्लिंग हैं। ऐसा नहीं है कि माता पहले आ गई है पिता है तो यहाँ पे यह स्त्रीलिंग शब्द होगा या कंफ्यूज आप कर जाएं, तो ऐसा मत कीजिएगा। यदि प्राणिवाचक संज्ञा है द्वंद्व समास का तो वह पुल्लिंग ही होगा। तो जैसे अगर हम बात करें माता पिता भाई बहन की बात करें, शिव पार्वती की बात करें या सीता राम की बात करें, नर नारी की बात करें, बेटा बेटी की बात करें, तो ये सारे के सारे शब्द, क्योंकि ये सभी जीवधारी हैं, सजीव हैं, ये प्राणी हैं, तो ये सारे के सारे शब्द संयुक्त रूप से दोस्तों पुल्लिंग माने जाएंगे। इसमें एक स्त्री और एक पुरुष दोनों हैं, लेकिन हम इन्हें सबको सम्मिलित रूप से पुल्लिंग कहेंगे। लेकिन अप्राणिवाचक यदि संज्ञा है, जैसे अगर हम सुख दुख कहें, घर द्वार कहें, तो यदि अप्राणिवाचक अगर संज्ञा है तो अंतिम संज्ञा जो होगा उसके अनुसार पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होगा वह संज्ञा। तो दोस्तों ये अंतिम संज्ञा, जैसे अगर हम घर द्वार कहें तो द्वार जो शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है और इसलिए जो घर द्वार शब्द होगा यह पुल्लिंग होगा, क्योंकि द्वार क्या है? घर जो है स्त्रीलिंग है, जबकि द्वार क्या है? पुल्लिंग है। तो अंतिम संज्ञा अप्राणिवाचक है घर द्वार, इसमें प्राण नहीं है। तो दोस्तों जो अंतिम संज्ञा है इसके आधार पर इसका लिंग निर्धारण करेंगे और इसे हम कहेंगे पुल्लिंग। जैसे घर द्वार, घर स्त्रीलिंग है, द्वार क्या है? पुल्लिंग है, तो घर द्वार संयुक्त रूप से पुल्लिंग होगा, क्योंकि अप्राणिवाचक यह संज्ञा है द्वंद्व समास में और अंतिम जो शब्द है जो संज्ञा आया हुआ है वह पुल्लिंग है। नाक और कान, तो जो नाक है वह स्त्रीलिंग है जबकि जो कान है वह पुल्लिंग है। तो नाक कान क्या होगा? अंतिम शब्द कान है तो यह क्या हो जाएगा? यह पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। जैसे अगर कहा जाए चाल चलन, चाल क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि चलन जो है पुल्लिंग है, तो चाल चलन संयुक्त रूप से पुल्लिंग होगा। ऐसे ही अगर बात करें स्त्रीलिंग की, अगर बात करें द्वंद्व समास में, तो दूध रोटी, दूध पुल्लिंग है और रोटी क्या है? स्त्रीलिंग है, तो दूध रोटी शब्द क्या हो जाएगा? अंतिम संज्ञा के अनुसार यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। दाल रोटी, दाल क्या है? पुल्लिंग है, रोटी स्त्रीलिंग है, तो दाल रोटी संयुक्त रूप से क्या हो जाएगा? अंतिम शब्द रोटी जो है स्त्रीलिंग है, तो दाल रोटी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। चमक दमक, तो दमक यहाँ क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए चमक दमक जो शब्द है यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो दोस्तों अप्राणिवाचक यदि संज्ञा है तो उसका अंतिम
संज्ञा के अनुसार उसका लिंग हम रखते हैं स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। अगर वो अंतिम संज्ञा शब्द पुल्लिंग है तो वह शब्द पुल्लिंग होगा, और अंतिम संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है तो वह शब्द स्त्रीलिंग होगा। लेकिन प्राणीवाचक है तो यह शब्द पुल्लिंग ही होगा। यहाँ पहला दूसरा नहीं है। जैसे माता पिता, पिता लास्ट में आ रहे हैं तो पुल्लिंग नहीं हो जाएगा। भाई बहन, बहन लास्ट में आ जाएगा तो स्त्रीलिंग नहीं होगा, क्योंकि ये प्राणीवाचक है तो हमेशा यह शब्द पुल्लिंग होगा। यह आप ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। तत्पुरुष संज्ञाओं के लिंग का निर्धारण अंतिम संज्ञा के लिंग के अनुसार होता है। यदि तत्पुरुष अगर संज्ञा है, ध्यान दीजिएगा, तो इसके लिंग का निर्धारण अंतिम संज्ञा के लिंग के अनुसार होता है। यदि हम कहें राजभवन, तो यहाँ भवन शब्द पुल्लिंग है तो राजभवन क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। वही अगर हम बात करें राजकन्या, तो कन्या शब्द स्त्रीलिंग है तो राजकन्या शब्द क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। राजमार्ग, मार्ग शब्द पुल्लिंग है, अंतिम शब्द मार्ग है और यह पुल्लिंग है तो राजमार्ग क्या होगा? यह पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। विद्यालय, विद्या स्त्रीलिंग है और आलय जो है यह पुल्लिंग है तो विद्यालय क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। पूजा घर, पूजा स्त्रीलिंग है, घर क्या है? पुल्लिंग है तो पूजा घर यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ देख रहे हैं यह पुल्लिंग हो जाएगा। आगे हम देखें दोस्तों, कई बार होता है कि एक ही शब्द व्यवहार के अनुसार अपने लिंग में परिवर्तन भी करते हैं। आगे हम इसका उदाहरण देंगे दोस्तों। लोकसभा, लोक पुल्लिंग है, सभा क्या स्त्रीलिंग है तो लोकसभा जो शब्द है स्त्रीलिंग हो जाएगा। राष्ट्रभाषा, भाषा शब्द स्त्रीलिंग है, यहाँ क्या होगा? राष्ट्रभाषा स्त्रीलिंग होगा। तो इस तरह से तत्पुरुष संज्ञाओं का लिंग निर्धारण अंतिम संज्ञा के लिंग के अनुसार निर्धारित किया जाता है। अंतिम है, पांचवा है, कुछ ऐसी भी अप्राणीवाचक संज्ञाएं हैं जो एक अर्थ में तो पुल्लिंग है किंतु दूसरे अर्थ में स्त्रीलिंग है। एक ही शब्द है लेकिन एक अर्थ में वह पुल्लिंग होता है और दूसरे अर्थ में वह स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे हम कहें यह मेरा हार है, हार यानी जयमाला कहें या माला कहें, तो यह मेरा हार है। यहाँ जो हार शब्द है माला के संदर्भ में यहाँ पुल्लिंग है। लेकिन यदि हम कहें मेरी हार हो गई है तो यहाँ जो हार शब्द है जो पराजय को इंगित कर रही है, यहाँ हार शब्द स्त्रीलिंग के रूप में है। मेरी हार हो गई है, यह मेरा हार है। तो हार ही शब्द दो जगह आया है लेकिन दोनों अर्थ के रूप में दोस्तों हम देख रहे हैं कि एक जगह हार शब्द पुल्लिंग है और दूसरे संदर्भ में हार शब्द स्त्रीलिंग है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वह किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जा रहा है वह शब्द, और इस पर निर्भर करता है कि वह स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग होगा। तो दोस्तों यह 5 नियम हमें लिंग निर्धारण के स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अब हम आगे चलेंगे और देख रहे हैं पुल्लिंग की पहचान क्या है। अगर शब्द दिया गया हो तो हम पुल्लिंग शब्द की पहचान कैसे करेंगे कि यह शब्द पुल्लिंग है। तो दोस्तों पहला इसका नियम हम देख रहे हैं कि जिन शब्दों के अंत में त्र, ख, ज, त, न, य, व, त्य, त्व, आव, आवा, आर, आस, आय, आन इत्यादि शब्द जुड़े हों वे पुल्लिंग होते हैं। आप ये शब्द आप देख रहे हैं तो आप उदाहरण भी देख लीजिए। दोस्तों जिस शब्दों के अंत में त्र यानी त्र आया हो, अगर हम कहें चित्र स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है तो दोस्तों यह पुल्लिंग की पहचान है, क्योंकि चित्र में अंतिम अक्षर क्या है? त्र आया हुआ है। यदि हम कहें क्षेत्र, अंत में क्या है? त्र है, तो इस तरह से क्षेत्र और चित्र की हम बात करें तो ये शब्द क्या होंगे? ये पुल्लिंग होंगे। यहाँ दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए है कि ये सामान्यतः संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं या फिर तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्दों के अंत में यदि त्र और ख जैसे शब्द आते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, तत्सम जैसे शब्दों में तो वे पुल्लिंग होंगे। लेकिन यदि वही तद्भव में ख आता है तो स्त्रीलिंग हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, तत्सम में अगर ख आता है तो पुल्लिंग है, लेकिन अगर तद्भव शब्द में अगर ख आता है तो वह शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। हम आगे स्त्रीलिंग में इसकी व्याख्या करेंगे। तो हम पहले ख देख रहे हैं, जैसे दुख,
यह क्या है? अगर हम बात करें, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसे दुख लिख रहे हैं तो यह जो शब्द है यह पुल्लिंग शब्द है, लेकिन तद्भव इसका यह है दुख, तो यहां तद्भव शब्द है और अंत में ख है, तो यह जो दुख है यह स्त्रीलिंग है, लेकिन तत्सम में दुख है तो यह पुल्लिंग होगा दोस्तों। तो अगर तत्सम में आएगा ख तो पुल्लिंग होगा, वही तद्भव में अगर ख आता है तो वह स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे यदि नख कहें तो नख तत्सम शब्द है, यह क्या होगा? पुल्लिंग होगा। लेकिन अगर वही हम बात कहें, जैसे राख हम कह दें, भूख कह दें, भूख, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। राख कह दें, तद्भव शब्द है तो राख है, तो वह शब्द स्त्रीलिंग हो जाता है। लेकिन अगर तत्सम शब्द के अंत में ख आता है तो वह पुल्लिंग होता है, जैसे दुख, शंख। तो दोस्तों इस तरह से ख, ज शब्द अगर अंत में आता है तो वह भी पुल्लिंग होता है, जैसे सरोज, ज, जलज, ज, और इस तरह से ज शब्द अंत में आता है तो पुल्लिंग होता है। त की बात करें तो स्वागत क्या होगा? पुल्लिंग होगा। गीत, गीत भी क्या होगा? पुल्लिंग होगा। मत, मत क्या होगा? पुल्लिंग होगा। अगर न शब्द अंत में आता है तो यह भी पुल्लिंग होता है, जैसे नयन, अंत में क्या है? न है, और देख रहे हैं यह भी तत्सम शब्द है, तो न अंत में आता है तो पुल्लिंग होता है। यह शब्द आए तभी पुल्लिंग होता है, जैसे यह शब्द की बात करें तभी पुल्लिंग होता है, वह शब्द की बात करें तब भी पुल्लिंग होता है, जैसे लाघव, लाघव शब्द देख रहे हैं वह है, और यह क्या है? पुल्लिंग है। त्य शब्द आए तो यह भी पुल्लिंग होता है, जैसे नृत्य, नृत्य, अंत में क्या आया है? त्य आया है। कृत्य, अंत में क्या आया है? त्य आया है। तो अगर नृत्य, कृत्य अंत में त्य आता है, सतित्व, तो ऐसे शब्द क्या होंगे? जैसे यहाँ त्व आया है, जैसे सतित्व हम कहें तो त्व शब्द यहाँ दिखाई दे रहा है, और इस तरह हम देखते हैं कि त्य या त्व आता है तब भी पुल्लिंग होता है। जैसे नृत्य में त्य है, कृत्य में त्य है, सतित्व में त्व है, और ऐसे शब्द आते हैं तो ये भी पुल्लिंग बनते हैं। आओ शब्द अगर अंत में आए, जैसे चढ़ाव, आओ, जैसे हम कह रहे हैं चढ़ाव, अंत में क्या आ रहा है? आव आ रहा है, यानी आव दिखाई दे रहा है, यह क्या होगा? पुल्लिंग होगा। बहाव, बहाव, बहाव शब्द क्या होगा? आव अंत में आया है तो यह भी पुल्लिंग होगा। आवा शब्द की बात करें तो यहाँ पे बढ़ावा, बढ़ावा, चढ़ावा, तो यह शब्द आवा आया है, क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ऐसे ही हम आर की बात करें तो जैसे हम कहें संसार, अंत में क्या आया है? आर शब्द आया है। विकार, विकार, आप देख रहे हैं विकार, आर अंत में आया है, तो ये शब्द क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। आगे हम बात करें, इनके उदाहरण देखें। आस, आस शब्द आया है, जैसे विकास, अंत में क्या आया है? आस शब्द आया है। उल्लास, अंत में क्या आया है? आस आया है, और इस तरह से आस, आस शब्द आता है तभी पुल्लिंग बनता है। ऐसे ही आय शब्द अगर आ जाए, जैसे अध्याय, तो इस तरह से आन शब्द आ जाए, जैसे मान, सम्मान, तो मान, समान, आन दिख रहा है, तो यदि ऐसे शब्द आ जाए, त्र, ख, ज, त, न, य, व, त्य, व, आव, आवा, आद, आस, आय, आन इत्यादि यदि शब्द अंत में जुड़े हों तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। यह पुल्लिंग की पहचान है दोस्तों। आगे हम बात करें हिंदी के पन, पा, वा, आओ, यहां तो आओ आप देख ही चुके हैं, तो आ रहने दे रहे हैं। प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग होते हैं यदि हिंदी के अंत में यदि पन, यदि प्रत्यय जुड़ा हुआ है, पा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आओ जैसे प्रत्यय जुड़े हुए हैं, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिंदी के पन, जैसे बचपन, बचपन शब्द क्या होगा? पुल्लिंग होगा। बड़प्पन, बड़प्पन शब्द क्या होगा? पुल्लिंग होगा। बुढ़ापा, पा शब्द अंत में आ गया तो बुढ़ापा क्या होगा? पुल्लिंग शब्द होगा। अंत में आप वा देख रहे हैं तो बुलावा, चढ़ावा, यहां भी आप वा देख चुके हैं, आवा। तो इस तरह आओ, वा, आओ जैसे प्रत्यय जो शब्द होते हैं ये पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पन और पा महत्वपूर्ण है, ये दो शब्द यहाँ आए हुए हैं। तो इस तरह से ऐसे यदि प्रत्यय जुड़ते हैं तो ये शब्द भी क्या होते हैं?
पुल्लिंग होते हैं। अगला हम देखें, शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दोस्तों यहाँ महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिए, लेकिन इसके अपवाद हैं। इसके क्या है? अपवाद हैं। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अगर शरीर के अंगों की बात की जाए कि कौन से अंग अपवाद स्वरूप हैं, तो ध्यान दीजिए, चेहरे पर अगर हम बात करें तो आंख सबसे पहले दिखाई दे रहा है, फिर नाक देखिए और फिर आप जीभ देखिए, यानी आंख, नाक, जीभ, यहाँ 3 अंग दिखाई दे रहे हैं। आगे आएंगे तो बाह दिखाई दे रहा है, तो बाह शब्द भी क्या है? आगे देखेंगे, बाह के बाद यह शब्द क्या है? कलाई है। यह क्या है? केहुनी है। इसमें हड्डी है और नस है। यानी इतने अंगों को हम छोड़ दें, 3 3 6 2 8 अंगों को यदि हम छोड़ दें तो सारे के सारे जो अंग हैं वे पुल्लिंग हैं शरीर के। अन्य कोई भी अंग की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसके अपवाद हैं। अपवाद क्या क्या हैं? आंख है, नाक है, जीभ है, बाह है, कलाई है, केहुनी है, 6 शब्द हुए, और हड्डी है और नस है। इतने जो अंग हैं ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। बाकी जितने शरीर के अंग हैं वे सब के सब पुल्लिंग हैं। तो शारीरिक अंगों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। आप अपवाद मैं बोल रहा हूं, आप कहीं नोट कर लीजिए, आप इसे याद कर लीजिएगा। चेहरे में 3 है, आंख, नाक, जीभ। बाह में क्या है? बाह स्वयं एक है, कलाई, केहुनी, हड्डी और नस, इतने पुल्लिंग है। बाकी सारे अंग क्या है? स्त्री। इतने अंग पुल्लिंग है, बाकी सारे अंग क्या है? पुल्लिंग हैं। ध्यान दीजिएगा, शरीर के अंगों के नाम 8 अंगों को छोड़कर, जिसमें आंख है, नाक है, जीभ है, बाह है, कलाई है, केहुनी है, नस है और हड्डी है, इनको छोड़कर सारे अंग पुल्लिंग है। तो आप इन्हें ध्यान दीजिएगा। आगे हम बात करें तो रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जितने भी रत्न हैं, जैसे आप मूंगा की बात करें, माणिक्य की बात करें, मोती की बात करें, हीरा की बात करें, जितने भी रत्न हैं सारे रत्नों के नाम दोस्तों पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसके भी अपवाद हैं। तो दोस्तों जो मणि शब्द है यह स्त्रीलिंग है, मोती पुल्लिंग है, लेकिन मणि शब्द स्त्रीलिंग है और एकमात्र मणि इसका अपवाद है। रत्नों के नाम सब पुल्लिंग होते हैं, मणि शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से यहाँ भी हमें अपवाद दिखाई दे रहा है। आगे हम बात करें तो धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे लोहा ले लें, सोना ले लें, तांबा ले लें। तो जितने भी धातु हैं सब के सब धातुओं के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसके भी अपवाद हैं। दोस्तों जो चांदी है, जो धातु है, यह इसकी अपवाद है, चांदी स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों इसमें केवल आप अपवाद याद रखिए, बाकी सब के सब क्या है? पुल्लिंग हैं। स्पष्ट हो रहा है? इसमें आपने देखा मणि है, इसमें चांदी है, इसमें 8 अंग दिखाई दे रहे हैं और इस तरह से ये अपवाद हैं और ये अपवाद जो है स्त्रीलिंग हैं। आगे हम बात करें अगले पहचान की, तो दोस्तों अगला पहचान हम देख रहे हैं, अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाज के जो नाम होते हैं वे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद हैं दोस्तों। तो अनाज में हम देखें तो जो भी अनाज है इसमें खेसारी, अक्सर उसका दाल बनाया जाता है खेसारी का, तो खेसारी, ज्वार, मूंगा और मकई, यह जो शब्द है ये अपवाद हैं, ये स्त्रीलिंग हैं। बाकी सारे अनाज जो है क्या हैं? सारे अनाज पुल्लिंग हैं। आप देख सकते हैं अनाज के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें अपवाद हैं, खेसारी, ज्वार, मूंग और मकई, इनको छोड़कर सारे अनाज क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। आगे हम देखें तो पेड़ों एवं फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पेड़ अगर कोई भी अगर है, पेड़ अगर कोई फल है तो उसके नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ अपवाद जुड़े हैं दोस्तों। यहाँ हम बात करें तो लीची, नाशपाती और नारंगी, लीची, नाशपाती और नारंगी ये अपवाद हैं। बाकी आम, जामुन, संतरा, जो भी आपको फल दिख रहे हो, जो भी पेड़ दिख रहे हो, सागौन, यूकेलिप्टस जैसे शीशम वगैरह जो भी पेड़ दिख रहे हो, ये सब के सब क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। यहाँ अपवाद कौन कौन से फल हैं? लीची, नाशपाती और नारंगी, ये 3 क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। आगे आप देखेंगे
दोस्तों तो अगला है द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे चीनी, घी, रायता, काढ़ा, ये जितने द्रव्य हैं ये सब क्या हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन दोस्तों इसके भी अपवाद हैं। केवल आप अपवाद याद कीजिएगा, बाकी तो सब हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इस अपवाद में देखें तो चाय है, शराब है और स्याही है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। चाय क्या है? चाय स्त्रीलिंग है। शराब क्या है? स्त्रीलिंग है। और स्याही क्या है? स्त्रीलिंग है। यही कारण है कि द्रव्य पदार्थों के सारे नाम पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें 3 अपवाद हमें दिखाई देते हैं, चाय, शराब और स्याही, और ये तीनों अपवाद हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे हम देखें तो 9वां नियम है भौगोलिक जल एवं स्थल इत्यादि पुल्लिंग होते हैं। जो भौगोलिक स्थल यहाँ होगा, भौगोलिक स्थल इत्यादि जो होते हैं ये सब के सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन यहाँ भी अपवाद हैं, घाटी, झील और पृथ्वी। अपवाद में घाटी, झील और पृथ्वी ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। बाकी पर्वत, पहाड़, पठार, आप जो भी मैदान, जो भी आप देख रहे हैं, जो भी स्थलाकृतियां, भौगोलिक स्थलाकृतियां आप देख रहे हैं, जो भी स्थलों के स्वरूप आप देख रहे हैं, ये सब के सब क्या हैं? पुल्लिंग हैं दोस्तों। लेकिन घाटी, झील और पृथ्वी, सारे ग्रहों के नाम भी आप देखेंगे तो पुल्लिंग है। शुक्र ग्रह, पृथ्वी को छोड़कर मंगल, बुध, बृहस्पति, तो ये जितने भी हैं, यूरेनस, नेपच्यून, ये जितने आप देख रहे हैं ये सब के सब क्या हैं? पुल्लिंग है। लेकिन उसमें ग्रहों में पृथ्वी जो है यह स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों इस तरह हम देख रहे हैं भौगोलिक स्थलाकृति, स्थल, ग्रह इत्यादि के नाम पुल्लिंग होते हैं। घाटी, झील और पृथ्वी इसके अपवाद हैं और ये स्त्रीलिंग होते हैं। आगे हम बात करें तो 10वां नियम है पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे जो दिन के वार यानी जो दिन के नाम होते हैं पुल्लिंग होते हैं, जो महीने के नाम होते हैं पुल्लिंग होते हैं, ग्रहों के नाम तो पुल्लिंग होते हैं, पृथ्वी को छोड़ दे तो पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम यह नियम देख रहे हैं। आगे हम बात करें तो वर्णमाला के अक्षरों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जो वर्णमाला के अक्षर हैं इनके नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे यदि हम कहें क अक्षर क्या लिंग है? तो पुल्लिंग है। क, ख, ग, घ, ङ, तो ये जितने भी अक्षर हैं वर्णमाला के, ये सारे के सारे अक्षर दोस्तों पुल्लिंग होते हैं, इसमें अपवाद नहीं है। तो इस तरह हम देख रहे हैं पुल्लिंग की पहचान। तो पुल्लिंग की पहचान में हमने 11 सामान्य नियमों को हमने देखा। इसमें दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो इसमें पहला नियम है इसमें बहुत सारे अक्षर आए हुए हैं, तो इन अक्षरों पर या इन शब्दों पर आप ध्यान दीजिएगा, या इन प्रत्ययों पर आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करें कि स्त्रीलिंग की पहचान क्या है, स्त्रीलिंग शब्द की पहचान क्या है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द की पहचान, इसमें भी आपको अपवाद मिलेंगे। तो जिन तत्सम शब्दों के अंत में आ, ई, ता, ना इत्यादि लगे हों स्त्रीलिंग होते हैं। जिन तत्सम शब्दों के अंत में, ध्यान दीजिएगा क्या है, तत्सम शब्दों के अंत में यदि आ लगा हो, जैसे दया, दया में क्या है? दया, आ लगा हुआ है यहां, तो दया शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। जैसे दया, माया, कृपा, तो ऐसे शब्द आ लगा हुआ है क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। यहाँ छोटी ई देख रहे हैं, तो जिन शब्दों के अंत में छोटी ई लगा होता है सामान्यतः वे स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे गति, मति, ये शब्द क्या है? जैसे गति आप देख रहे हैं, मति देख रहे हैं, इसमें छोटी ई लगा हुआ है, तो ऐसे शब्द क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। जिसमें यदि ता लगा हो अंत में, यह भी क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। जैसे नम्रता, विनम्रता, सुंदरता, लघुता इत्यादि ता शब्द जुड़ा हुआ है, शब्द क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। ना अगर जुड़ा हो तो ना शब्द भी जुड़ा हो तो यह क्या होंगे? जैसे प्रार्थना, वेदना, घटना, तो ये शब्द क्या होंगे? ना जुड़े हुए हैं तो ये स्त्रीलिंग होंगे। तो यदि शब्द के अंत में आ, ई, ता, ना आदि अगर लगे हों तो ये शब्द सामान्यतः स्त्रीलिंग होते हैं। दूसरा नियम क्या है? जिस तद्भव भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट, हट प्रत्यय लगा हो स्त्रीलिंग होते हैं। तद्भव भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट,
वट हो या फिर हट प्रत्यय लगा हो, ये स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे अगर बात किया जाए स्त्रीलिंग शब्दों की, तो जैसे हट में देखेंगे तो झंझट, झंझट, झंझट अंत में क्या आया है, ट आया है, और झंझट क्या है, एक भाव व्यक्त कर रहा है कि बहुत झंझट में है। खटपट, ट आया है, तो दोस्तों ये शब्द क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। यहां वट आप देख रहे हैं, जैसे वट अगर शब्द सजावट, अंत में क्या है, वट है। लिखावट, घबराहट, तो दोस्तों यहां वट अंत में दिखाई दे रहा है, लिखावट, सजावट, तो यहां ये शब्द क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। हट की बात करें तो घबराहट, चिकनाहट, तो हट शब्द आया हुआ है तो ये शब्द भी क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। तो जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट, वट या हट प्रत्यय लगा हो, वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अगला बात करें तो जिन तद्भव शब्दों के अंत में ख होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन तत्सम शब्दों के अंत में ख होता है तो वे पुल्लिंग हो जाते हैं। तो यहाँ ख की अगर हम बात करें तो ईख, भूख, राख, चीख, ख आ रहा है तो ये सारे शब्द क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। आगे हम बात करें, चौथा नियम है उर्दू शब्द जिसके अंत में ई, स, त, आ, ह इत्यादि लगा हो वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। उर्दू शब्दों के अंत में यदि ई, स, त, आ, उर्दू में के भी शब्द हमारे हिंदी में हैं, तो यदि ऐसे शब्द अगर हैं तो ये क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गरीबी, गरीबी, यहां क्या लगा है, बड़ी ई लगा है, तो गरीबी। यह शब्द क्या है, तैयारी, यह शब्द क्या है, स्त्रीलिंग होगा। जैसे स लगा हुआ है तो कशिश, कोशिश, तो अंत में क्या आ रहा है, श आ रहा है। जैसे कशिश, कोशिश, तो ये शब्द क्या है दोस्तों, स लगा हुआ है तो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ऐसे ही हम बात करें तो अदालत, तो शब्द आ रहा है तो अदालत क्या है दोस्तों, यह उर्दू शब्द है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऐसे अगर शब्द आते हैं, ई, स, त, आ, ह इत्यादि अगर आते हैं तो ऐसे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं अगर उर्दू के शब्द हैं तो आगे हम देखते हैं नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जो नक्षत्रों के नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। कितने नक्षत्रों की संख्या कितनी है, 27 है दोस्तों। इसके अपवाद भी हैं। तो दोस्तों नक्षत्रों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, अपवाद है। पुष्य और अभिजीत जो नक्षत्र है, पुष्य और अभिजीत जो नक्षत्र है ये पुल्लिंग है। बाकी जो 25 नक्षत्र हैं वे स्त्रीलिंग हैं। तो आप केवल पुष्य और अभिजीत याद रखिए, बाकी सारे नक्षत्र क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद हैं। नदियों के सारे नदियों के नाम गंगा, जमुना, सरस्वती, केन, बेतवा, ये जितने दामोदर, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये जितनी नदियां देख रहे हैं सारे नदियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन इनमें भी अपवाद है। यदि हम कहें ब्रह्मपुत्र नदी, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, पुल्लिंग है। सिंधु नदी, सोन नदी, तो दोस्तों सोन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदी हैं ये पुल्लिंग हैं। सिंधु नदी, सिंधु जो है पुल्लिंग शब्द है, सिंधु नदी पुल्लिंग है, सोन नदी पुल्लिंग है, ब्रह्मपुत्र नदी पुल्लिंग है। तो इन 3 नदियों को अपवाद स्वरूप छोड़कर सारी नदियों के नाम क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। आगे हम बात करें तो मसालों के नाम स्त्रीलिंग होती हैं। तो जितने मसाले होते हैं तो मसालों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन इसमें भी दोस्तों अपवाद है। जैसे यदि हम कहें धनिया, जीरा, तेज पत्ता, केसर, कपूर, नमक, तो ये दोस्तों गरम मसाला, ये इतने जो शब्द हैं ये पुल्लिंग हैं और ये अपवाद हैं। तो दोस्तों मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। इसके बाद जितना के जायफल वगैरह जो कुछ भी अगर शब्द आता है, लौंग, काली मिर्च, तो जो भी शब्द हैं ये शब्द क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। ध्यान दीजिएगा अपवाद कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। धनिया, जीरा, तेज पत्ता,
केसर, कपूर, नमक और गरम मसाला जो शब्द है ये पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग हैं। आगे हम बात करें तो खाने पीने की वस्तुएं स्त्रीलिंग होती हैं। खाने पीने की जो भी वस्तुएं होती हैं क्या होती हैं? स्त्रीलिंग होती हैं। लेकिन इसमें भी क्या है? अपवाद है। और अपवाद क्या है? दही, रायता, भात, हलवा, पराठा, ये सब पुल्लिंग है। बाकी सारी खाने पीने की जो चीजें हैं ये स्त्रीलिंग हैं। अपवाद में क्या है? दही, रायता, भात, हलवा और पराठा, ये सब पुल्लिंग है। बाकी सब खाने पीने की चीजें क्या है? स्त्रीलिंग है। और ये स्त्रीलिंग की पहचान रही। आगे हम बात करें तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम की चर्चा कर लेते हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम कौन कौन से हैं। हम किसी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं, तो हम अब इसकी चर्चा कर ले रहे हैं। तो दोस्तों, अक प्रत्यय वाले पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते समय अक प्रत्यय के स्थान पर इका प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यदि अक शब्द आ रहा है, यदि पुल्लिंग का अगर कोई अक शब्द है और उसे स्त्रीलिंग बनाना है तो अक का ईका कर दिया जाता है। अक का क्या किया जाता है? ईका जोड़ दिया जाता है और पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे यदि हम कहें पाठक, पाठक, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? पाठिका। स्पष्ट हो रहा है? अक है पाठक, अक, और यहां क्या है? पाठिका, इका शब्द है। तो अक अगर आ रहा है तो इका जोड़ देंगे, इका प्रत्यय लगा देंगे अक के स्थान पर, तो वह स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे लेखक, अक है तो लेखिका, इका, लेखिका, इका शब्द आ रहा है। वैसे ही हम देखें तो गायक, गायिका, स्पष्ट हो रहा है? बालक, बालिका। तो इस तरह से बालक देख रहे हैं, बालक यानी अक शब्द है तो बालिका, इका प्रत्यय जुड़ा है, अक प्रत्यय के बदले इका प्रत्यय। तो इस तरह पहला नियम है कि अक प्रत्यय यदि किसी शब्द के अंत में आता है तो हम इका प्रत्यय जोड़ करके उस शब्द को स्त्रीलिंग बनाते हैं। आगे हम चर्चा करें तो अगला नियम क्या कह रहा है? संस्कृत की अकारांत संज्ञाओं को, अकारांत ध्यान दीजिएगा, अकारांत माने जिसका अंत अ से हो, संज्ञाओं को आकारांत यानी आ करने से उनका पुल्लिंग रूप होता है तथा ईकारांत, ई अंत में आएगा, ईकारांत करने से उनका स्त्रीलिंग स्वरूप बनता है। यदि कोई संस्कृत शब्द है और वह उसका अंत अ से हो रहा है, यानी जैसे अ उसका अंत क्या हो? अ हो, तो अगर हम आ अंत में कर दें तो पुल्लिंग बन जाता है, अगर ई कर दें अंत में तो वह स्त्रीलिंग बन जाता है। हम इसे अब उदाहरण से समझ ले रहे हैं कि यह कैसे संभव है। जैसे शब्द है, संस्कृत शब्द है कर्त्री, तो इसका यदि हमें पुल्लिंग बनाना है तो दोस्तों कर्ता, और स्त्रीलिंग बनाना है तो यह कर्त्री हो जाएगा। और इस तरह से देख रहे हैं यह स्त्रीलिंग शब्द है, कर्तृ, कर्ता और कर्त्री। आगे हम देखें तो नेत्री शब्द, नेत्रु शब्द है, यहां देखिए नेत्रु शब्द है, तो इसे हम क्या करेंगे? नेता कर देंगे, और नेता क्या होगा? पुल्लिंग होगा। आ शब्द है, देखिए अंत में आ रहा है, और आगे नेत्री कर देंगे तो नेत्री शब्द क्या होगा? यह नायिका हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कर्तृका, कर्ता या कर्त्री, आज जोड़ करके पुल्लिंग, ई जोड़ करके यानी इकारांत हुआ है तो स्त्रीलिंग। नेत्रु अगर शब्द है तो नेता और नेत्री कर दिए यानी इकारांत कर दिए तो स्त्रीलिंग बन गया। और इसी तरह से अगर धात्री शब्द है तो धाता, धाता क्या होता है? धात्री शब्द है तो अंत में धाता हम कर देते हैं तो यह पुल्लिंग बन जाता है, और धात्री कर देते हैं तो यह स्त्रीलिंग बन जाता है। तो अगर संस्कृत शब्द के अंत में अगर अकारांत आ रहा है तो आकारांत कर देने से पुल्लिंग बनता है, और ईकारांत कर देने से वह शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे धात्री का धाता, धाता क्या है? पुल्लिंग, और धात्री क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। आगे हम चर्चा करें वान तथा मान प्रत्यय वाले पुल्लिंग विशेषण शब्दों
वान के स्थान पर वती तथा मान के स्थान पर मति करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों, यदि किसी शब्द के अंत में वान या फिर मान प्रत्यय आ रहा है तो वान के स्थान पर वती कर देने से वह स्त्रीलिंग हो जाता है, और मान के स्थान पर मति कर देने से, ध्यान दीजिएगा, मान के स्थान पर मति कर देने से वह स्त्रीलिंग हो जाता है। तो हम इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। तो उदाहरण क्या है, जैसे अगर हम कहें भाग्यवान, वान शब्द है, यहां वती है, तो वान का वती होगा और मान का मति होगा। स्पष्ट ध्यान दीजिएगा, वान का वती और मान का मति होगा। तो हम इसे अब समझ लेते हैं। जैसे भाग्यवान, भाग्यवान, तो दोस्तों इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, इसमें वान की जगह पर क्या जोड़ेंगे, वती जोड़ेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, भाग्यवती। स्पष्ट हो रहा है, वान की जगह पर हमने क्या जोड़ दिया, वती जोड़ दिया, और इस तरह से भाग्यवान जो पुल्लिंग था वती जोड़ने से स्त्रीलिंग हो गया। स्पष्ट हो रहा है। जैसे पुत्रवान, स्पष्ट हो रहा है, पुत्रवान क्या है, पुल्लिंग है, और वान की जगह पर अगर हम वती जोड़ दें, जैसे पुत्रवती, यह क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। पुत्रवान का स्त्रीलिंग पुत्रवती, और इस तरह से वान के स्थान पर वती जोड़ देने से स्त्रीलिंग बन जाता है। अब हम बात करें मान की जगह पर मति कैसे बन जाता है, तो हम कहते हैं श्रीमान। तो इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, मान की जगह पर मति, श्रीमती। तो दोस्तों हम क्या, श्रीमती क्या हो गई, स्त्रीलिंग, श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती दिखाई दे रहा है, यानी मान की जगह पर मति हम लिख रहे हैं। तो इस तरह से आयुष्मान, आयुष्मान, तो इसका क्या होता है, आयुष्मती। तो दोस्तों मान की जगह पर यहां मति शब्द है, और आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या होता है, आयुष्मती। तो हम यहां देख रहे हैं दोस्तों, वान के स्थान पर वत्ती तथा मान के स्थान पर मति जोड़ देने से पुल्लिंग स्त्रीलिंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगला नियम क्या है, कुछ पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में नी प्रत्यय का प्रयोग करके उनका स्त्रीलिंग स्वरूप बनाया जाता है। कुछ पुल्लिंग संज्ञाएं होती हैं, अंत में केवल हम नी जोड़ देते हैं, और इस तरह से वो स्त्रीलिंग बन जाती हैं। जैसे हाथी, तो हथिनी, यहां नी प्रत्ययांत में हमने जोड़ा है, और हाथी पुल्लिंग है, तो इसका नी प्रत्यय जोड़ने से क्या हो गया, हथिनी हो गया, और इस तरह से हथिनी क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर ऊट शब्द है तो नी प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऊटनी यानी स्त्रीलिंग बन जाता है। चौधरी है तो दोस्तों, तो चौधरानी, तो ये अलग बात है, चौधरी की जगह पे चौधरानी भी हो सकता है, नी। तो इस तरह से हम देखते हैं दोस्तों कि अगर कोई शब्द है पुल्लिंग तो उसमें सामान्यतः अगर नी जोड़ देते हैं तो वह स्त्रीलिंग का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। जैसे हाथी का हथिनी, ऊंट का ऊँटनी, हंस का हंसनी, श्यार का श्यारनी, यानी नी जोड़ने से वह स्त्रीलिंग के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ हमने देखा कि कुछ संज्ञाओं के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने से वे स्त्रीलिंग के स्वरूप में परिवर्तित हो जाती हैं। पांचवा नियम हम देख रहे हैं दोस्तों, पांचवा नियम है, कुछ उपनामवाची पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी प्रत्यय प्रयोग कर उनका स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। उपनामवाची पुल्लिंग यानी उपनाम है, तो उपनामवाची अगर पुल्लिंग है तो इसमें आनी प्रत्यय अगर हम जोड़ देंगे तो दोस्तों वह क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। यदि देवर शब्द क्या है, उपनाम है, देवर का तो नाम कुछ और होगा ना, लेकिन देवर क्या है, उपनाम है, तो इसमें दोस्तों आनी प्रत्यय आप जोड़ दीजिए तो क्या होगा, देवरानी। तो देवर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, देवरानी हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जेठ, जेठ क्या है, उपनाम है, जेठ का तो अपना कोई और नाम होगा ना, तो जेठ उपनाम है, और इस तरह से आनी प्रत्यय जोड़ दीजिए तो जेठानी, यह शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसी तरह से चौधरी, चौधरी क्या है, उपनाम है, उनका तो कोई नाम होगा ना, तो चौधरानी में आनी प्रत्यय जोड़ दीजिए तो चौधरी में आनी प्रत्यय जोड़ेंगे तो चौधरानी हो जाएगा। सेठ में आनी प्रत्यय जोड़िए तो सेठ का सेठानी हो जाएगा। तो इस तरह से जो उपनामवाची पुल्लिंग है उसमें यदि हम आनी प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वे स्त्रीलिंग के स्वरूप में हमें दिखाई देने लगते हैं, वे स्त्रीलिंग का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। आगे हम देखें तो आकारांत और अकारांत,
और आकारांत पुल्लिंग शब्दों में ई प्रत्यय जोड़ने से उनका स्त्रीलिंग रूप बनता है। यदि किसी शब्द का अंत अगर पुल्लिंग है और अंत में अकारांत या आकारांत है तो उन शब्दों में अगर ई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे नर, नर में ई प्रत्यय आप जोड़ेंगे तो क्या होगा? नारी। जैसे काला, काला में ई प्रत्यय जोड़ दीजिए, आज से अंत हो रहा है काला, अंत में क्या है? आकारांत है, आ शब्द है, तो इसमें ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो काली, तो काला की स्त्रीलिंग क्या होगा? काली हो जाएगा। वैसे ही नाना तो नानी, मामा तो मामी, हिरण तो हिरनी, पुत्र तो पुत्री। यानी अ और आकारांत अगर पुल्लिंग शब्द हैं और ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो हम देख रहे हैं कि वे शब्द स्त्रीलिंग का स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। आगे दोस्तों हम चर्चा करें तो कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप या प्रत्यय जोड़कर ही बनाए जाते हैं। अगर आकारांत से अंत हो रहा है तो या प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा तो क्या होगा? बुढ़िया। स्पष्ट हो रहा है? कौन सा प्रत्यय जोड़ा है आपने? या प्रत्यय जोड़ा है, तो बूढ़ा का बुढ़िया, चूहा का चूहिया, बेटा का बिटिया, कुत्ता का कुतिया, डिब्बा का डिबिया। तो दोस्तों जब या प्रत्यय आप जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? स्त्रीलिंग हो जाते हैं। तो अगर शब्द ऐसे अगर आ जाए या प्रत्यय युक्त अगर कोई शब्द आता है तो आप समझ जाइए वे शब्द क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। तो इस तरह से या प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। आगे हम देखें तो व्यवसाय बोधक व जाति बोधक शब्दों का स्त्रीलिंग स्वरूप इन तथा आइन प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। व्यवसाय बोधक और जाति बोधक शब्दों का स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है? तो इन और आइन प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। जैसे कुम्हार तो कुम्हारीन, इन प्रत्यय आ रहा है ना, कुम्हार, कुम्हारीन। कुम्हार क्या है? एक व्यवसाय बोधक है। तो दोस्तों कुम्हार, कुम्हारीन। तो दोस्तों यहां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कुम्हार में इन प्रत्यय जोड़े तो स्त्रीलिंग हुआ कुम्हारीन। पड़ोसी, पड़ोसीन। स्पष्ट हो रहा है? पड़ोसीन क्या है? एक तरह से पड़ोस दिखाई दे रहा है और इस तरह से पड़ोस का इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो पड़ोसीन हो जाता है। यह भी एक तरह से हम कहें तो यह भी जाति बोधक शब्द की तरह दिखाई दे रहा है। आगे हम देखें तो पड़ोस का पड़ोसीन। वैसे ही हम देखें तो पांडा क्या है? व्यवसाय बोधक है। पांडा, पांडाइन। पांडा का क्या होता है? पांडाइन। यहां आप देख रहे हैं आइन शब्द जुड़ा हुआ है। अब तक इन देख रहे हैं, जैसे इन में क्या था? ध्यान दीजिए, कुम्हार का कुम्हारीन, पड़ोसी का पड़ोसीन। लेकिन आप आइन में देख रहे हैं पंडा का पंडाइन। और इस तरह से देख रहे हैं कि व्यवसाय बोधक और जाति बोधक शब्दों में इन और आइन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे हलवाई का हलवाइन, लाला का ललाइन। तो इस तरह से यह शब्द क्या हुआ? स्त्रीलिंग शब्द बना। अकारांत तत्सम विशेषण शब्दों में आप प्रत्यय जोड़ देने से उनका स्त्रीलिंग स्वरूप बनता है। ध्यान दीजिएगा, अकारांत तत्सम विशेषण में आप प्रत्यय जोड़ देने से उनका स्त्रीलिंग स्वरूप दिखाई देता है। जैसे यदि बात किया जाए तो प्रियतम, तो यहां पे क्या होगा? प्रियतमा। प्रियतम का आ शब्द आप जोड़ रहे हैं, प्रियतम का क्या हुआ? प्रियतमा। अगर पुत्र का देखें, सुत का देखें तो सुता। सुत माने बेटा, सुता माने बेटी। तो इस तरह से देख रहे हैं, अगर आप प्रत्यय हम जोड़ दिए हैं यहां तो क्या हो गया है? स्त्रीलिंग हो गया है। आत्मज बेटा, आत्मजा बेटी। तो यहां आप प्रत्यय जोड़ देने से उनका स्त्रीलिंग स्वरूप बनता है। यदि प्रियतम तो प्रियतमा, प्रिय तो प्रिया, कांत तो कांता। यानी आप प्रत्यय जोड़ने से भी उनका स्त्रीलिंग बन जाता है यदि कोई विशेषण है तो। इका और इन्हीं प्रत्यय जोड़ने से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं। जैसे पाठक तो पाठिका, पाठिका। स्पष्ट हो रहा है? और इका शब्द जोड़कर पाठिका, जैसे पालक पालिका,
बालक, बालिका, इका शब्द जोड़कर भी स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, वो पहले भी मैं बता चुका हूं। इनी प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे स्वामी तो स्वामिनी, इनी प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तपस्वी, तपस्विनी, इनी प्रत्यय जोड़कर भी स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम देख रहे हैं कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के भी कुछ नियम हैं, और वो नियम जो भी रहे वो हमारे सामने हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो हम उन्हें हल कर लेते हैं। तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देव का देवी सही है दोस्तों, मामा का मामी यह भी सही है, गधा का गधी यह भी सही है, कांता का कांति। तो दोस्तों कांत का कांता होता है, कांता का कांति नहीं होता है। कांत का क्या होता है? कांता होता है। कांता स्वयं स्त्रीलिंग है, आप प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो कांति नहीं होगा, कांता स्वयं स्त्रीलिंग है तो कांति। तो इस तरह से डी जो ऑप्शन है यह सही जोड़ा नहीं है, तो दोस्तों डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। आगे हम बात करें तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। चाहत यह शब्द स्त्रीलिंग है। आगे आहार, तो दोस्तों आहार, आर अंत में आहार, आर शब्द अंत में आप क्या इसमें जोड़ रहे हैं? आर आ रहा है, और आप पुल्लिंग में देखें कि आर अंत में आता है तो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। पुल्लिंग का नियम पढ़िए पहला वाला, उसमें क्या है? एक मिनट हम चलकर आपको दिखा ही देते हैं। पुल्लिंग की पहचान, यहां आर देख रहे हैं, यह पहला ही नियम है, आर है। और आप यहां पर प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं? आहार, अंत में क्या है? आर है, तो यह शब्द क्या होगा? पुल्लिंग होगा। तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, तो आहार, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। रंगत, मेहनत, त शब्द अंत में आते हैं तो स्त्रीलिंग होते हैं, वो भी आप नियम अंत में देख लीजिए। त शब्द यदि आते हैं तो ये स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे यहाँ आ, ई, ता, न अंत में आ रहे हैं तो क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। आगे यहाँ त आएगा, अंत में क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। उर्दू शब्द जिसके अंत में त आता है क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं चाहत, रंगत, मेहनत सब क्या हैं? उर्दू फारसी के शब्द हैं, और इस तरह से हम देख रहे हैं सब क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। तो दोस्तों यदि आपको अगर सारे नियम याद हैं, नियम को यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो आप गलती नहीं करेंगे, आप शब्द पहचान लेंगे कि यह शब्द पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हमारा बी सही है, आहार में आर लगा हुआ है और इस तरह से यह पुल्लिंग है। आगे हम देखें तो निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो दोस्तों आप सोच कर देखिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो विवाद, सार, रूप, आय। तो दोस्तों यहाँ आर शब्द है, सार में क्या है? आर है। यहाँ वाद है, तो दोस्तों यहाँ पे आय जो शब्द है यह स्त्रीलिंग है, क्योंकि आय अपने आप में पूर्ण शब्द है, यह किसी के साथ जुड़ा नहीं है। तो दोस्तों आय जो शब्द है यह स्त्रीलिंग है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही है। आगे हम देखें निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द हमें ढूंढना है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो दोस्तों आप देखेंगे तो शोभा शब्द स्त्रीलिंग है, अंत में आ रहा है तो शोभा शब्द स्त्रीलिंग है। पालन, शस्त्र, नृत्य क्या है? आप देखिए यहाँ त्र है, देख ही रहे यहाँ न है, तो ये सब पुल्लिंग है। शोभा क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरह से ऑप्शन ए सही है। निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग आप देख रहे हैं रीति, ई आया है तो स्त्रीलिंग है। क्षमा, आ स्त्रीलिंग है। घटना स्त्रीलिंग है। क्षेत्र, त्र आया है और इस तरह से यह पुल्लिंग है। स्पष्ट हुआ? इस तरह से ऑप्शन डी सही है। हम आगे देखें तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों पहला है अकारांत तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को ईकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं, तो जी यह नियम सही है। जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उसमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, दोस्तों यह अभी तो बताए हैं, तो यह भी सही है। तो दोस्तों ऑप्शन हमारा क्या है? सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है, यानी हमारा आंसर सी सही है। और इस तरह से दोस्तों आज का जो हमारा यह लिंक से संबंधित जो एपिसोड था सामान्य हिंदी का, यह कंप्लीट होता है। फिर हम अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे और आप सब, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और आप अपने मुकाम को, आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। और इसी शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।